चलो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परिसंपत्तियाँ, जिसे हम कहते हैं एसेट्स। देखो अभी अपने ये एसेट्स कैसे होते हैं वो समझना अच्छे से, ठीक है। हम व्यापार करते हैं, व्यापार में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे हम क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं, तो हम लोग माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। अब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं लेकिन जिसे हम बेचते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, अपने व्यापार में हम उपयोग करते हैं। जैसे हमने व्यापार में क्या बनाया, फर्नीचर बनाया, क्या फर्नीचर को हम बेचते हैं? तो नहीं। हमने व्यापार के लिए क्या खरीदी, मशीन खरीदी, तो क्या हम मशीन को बेचते हैं? नहीं। हम व्यापार में हमने व्हीकल खरीदे, तो क्या हम ये बेचते हैं? नहीं। हम इसे क्या करते हैं, अपने व्यापार के उपयोग में लेकर आते हैं, समझे। मतलब व्यापार चलाने के लिए ये हम सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स, ठीक है। अब ये एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, अब वो अच्छे से समझते जाना। देखो ये पूरा अभी टॉपिक तुम्हें समझना है। परिसंपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, गैर चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो गैर चालू संपत्तियों को हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और चालू संपत्तियों को हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स, ठीक है। नाउ जो एसेट मेरे पास 1 साल से ज़्यादा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट, और जो एसेट मेरे पास 1 साल से कम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल समझना। जैसे मैंने किसी से माल खरीदा, मैंने किसी को माल बेचा, तो वो कौन हो जाएगा, मेरा डेटर हो जाएगा। अब अगर मैंने किसी को उधार माल बेचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का टाइम दूंगा पैसा देने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आज बेच दिया माल और मैंने बोला कि चल 5 साल के बाद देना, नहीं भाई, ऐसा बिजनेस ही नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो हमने उसको उधार माल बेचा और हमने उसको कितना टाइम दे दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब ये मेरे कौन हो गए, एसेट। मुझे इनसे पैसा लेना है, कब लेना है, 1 साल के अंदर अंदर, तो ये मेरे कौन से एसेट हो गए, करंट एसेट्स, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, चालू परिसंपत्तियाँ, ठीक। और क्या क्या आ सकता है, जैसे कैश। समझो आज हमारे जेब में है 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये का समझो हमने कोई माल खरीद लिया, तो वो मेरे पैसे गए, मान लो 7,000 के मैंने माल खरीद लिए, तो अब कितने रह गए, 3,000। तो ये कैश कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। क्या मैं इस 10,000 को मेरे जेब में रखे रहूँगा ऐसे ही 2 साल 3 साल तक? नहीं, हम इसे व्यापार में क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, चालू परिसंपत्तियाँ, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। अब नॉन करंट एसेट हम किसे कहते हैं, जिसे हम अपने व्यापार में 1 साल से ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। जैसे हमने फर्नीचर बनाया, अब फर्नीचर बनाया तो देखो बहुत सारे दुकानों में फर्नीचर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता है। हमारे खुद के घर पे ले लो, घर पे हम जो फर्नीचर बनाते हैं, क्या हम हर साल नया फर्नीचर लाते हैं? नहीं लाते। क्या हर साल हम टीवी, फ्रिज वगैरह हर साल लाते हैं? नहीं लाते। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, जब तक ये ख़राब नहीं होती तब तक इसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी एसेट हो जाएगी, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब क्या होता है, गैर चालू संपत्तियाँ। तो पहले ये तो समझ में आ गया, एसेट को दो भाग में बांटेंगे, एक गैर चालू संपत्तियाँ और दूसरा चालू संपत्तियाँ। फिर गैर चालू संपत्ति कितने प्रकार की होती है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसके प्रकार और है वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। गैर चालू संपत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3, 4 और 5, एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थिर परिसंपत्तियाँ। स्थिर परिसंपत्तियाँ मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट। जैसे हमने ये एग्जांपल में लिया था, फर्नीचर, मशीन, व्हीकल, ये मेरा फिक्स्ड है, ये मेरे सालों साल तक चलते रहेंगे, 10, 15, 20 साल तक, जब तक ये ख़राब नहीं होंगे तब तक ये एसेट हमारे चलते ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग भी हमने बनाई, तो ये बिल्डिंग भी हमारी क्या हो गई, 20 साल, 15-20 साल तो कहीं नहीं गए हमें, ठीक है। तो वो कौन सी संपत्ति हो जाएगी, स्थिर संपत्तियाँ हो जाएगी अपनी, ठीक है। फिर गैर चालू निवेश। निवेश करना मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और गैर चालू निवेश का मतलब क्या होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट तो किया है, जैसे कहाँ कर दिया, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए और शेयर्स लेके भूल गए, उसको हम कब बेचेंगे, 10 साल के बाद बेचेंगे। 10 साल के बाद हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो हमने 10 साल तक क्या कर दिया, वो पैसा मेरा इन्वेस्ट कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, गैर चालू निवेश, ठीक है। फिर तीसरा है स्थगित
कराधान संपत्तियां, परिसंपत्तियां, इसे हम क्या कहेंगे, डिफर्ड टैक्स एसेट। स्थगित का मतलब होता है डिफर्ड, देखो मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में भी सारे वर्ड्स, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। देखो मैं अपनी जो टैक्स है वो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डिफर्ड कर रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ। अब ये इसका डिटेल में अभी तो मैं नहीं समझना, सिर्फ तुम इतना ही समझो कि हम अपने टैक्स को क्या कर रहे हैं, डिफर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी क्या बन गई है, एसेट बन गई है। फिर दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम, हमने क्या लिया है, दीर्घकालीन मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब मैंने किसी को लोन दिया है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कहीं पर एडवांस रखा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, जैसे आज समझो तुम्हें टेलीफोन कनेक्शन लेना है, तो टेलीफोन कनेक्शन वाले क्या कहेंगे आपको कि भाई यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। तो जैसे मैंने वहाँ पे समझो 5,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दिया। अब ये कब तक रहेगा, जब तक टेलीफोन लाइन चलेगी। समझो हमने टेलीफोन 50 साल तक चलाया, तो ये एडवांसेस कितने साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म, करेक्ट। जैसे मैंने किसी को लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है, तो वो मेरे कौन से लोन हो गए, लॉन्ग टर्म लोन हो गए। याद रखना ये हमने किसी को दिया है, इसलिए ये हमारी कौन सी आ जाएगी, गैर चालू संपत्ति में आ जाएगा दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम। फिर है अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां, इनके अलावा अगर कुछ और आता है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां, ठीक है। ये हो गया हमारे गैर चालू परिसंपत्तियां। अब स्थिर परिसंपत्तियां में भी कुछ पार्ट्स है, देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाग के होते हैं। देखो सबसे पहले मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, मतलब जो हमारे फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहले ये 2 भाग समझ लो अच्छे से, टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां। देखो मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त संपत्तियां मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो होती है हमारी टेंजिबल एसेट। और जिसे हम देख नहीं सकते या हम जिसे हम छू नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे, अमूर्त संपत्तियां। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे बिजनेस में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है ना, और मशीन है, ये सबको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो हमारी कौन सी एसेट हो जाएगी, टेंजिबल एसेट हो जाएगी। हमारे व्यापार की गुडविल है, ख्याति है, मार्केट में हमारी बहुत पहचान है, लेकिन क्या वो हमें दिखती है, नहीं दिखती है, तो वो कौन सी संपत्ति हो जाएगी, अमूर्त संपत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो मूर्त संपत्तियां और अमूर्त परिसंपत्तियां। फिर पूंजीगत कार्य प्रगति पर, मतलब हमारी कोई बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम पूंजीगत कार्य प्रगति पर। और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, मतलब अभी हमारे समझो ऑफिस में हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता है, वो अमूर्त संपत्ति है। तो अभी भी उसका काम क्या है, चल रहा है, अभी डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई तुम्हें। गैर चालू संपत्तियाँ में 5 प्रकार के होते हैं, फिर स्थिर परिसंपत्तियाँ 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे चालू परिसंपत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये अच्छे से ये सब चीज़ें याद कर लेना। देखो चालू परिसंपत्तियाँ, चालू परिसंपत्तियाँ का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग ने चालू परिसंपत्तियाँ है ना, तो चालू परिसंपत्तियाँ यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। ये हाँ करंट इन्वेस्टमेंट, चालू परिसंपत्ति को हम कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। देखो एक तो था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था कि हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 10 साल के लिए किया है, और चालू परिसंपत्तियों का मतलब क्या है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 1 साल के अंदर अंदर किया है, मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने इन्वेस्ट किया, अच्छा रेट आ गया तो हमने उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालू परिसंपत्तियाँ। फिर है माल सूची, हम लोग ने स्टॉक पढ़ा था, माल सूची को हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्रीज बोलेंगे, ठीक है। माल सूची इन्वेंट्रीज मतलब जितने भी हमारे माल बच गए, जो अभी तक माल बिके नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, माल सूची। फिर है व्यापार विपत्र, हमने देखा था डेटर्स वगैरह देखा था, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ठीक है ना, ये क्या क्या टर्म से अपन सीखेंगे। डेटर्स तो तुम्हें आता है, ये दोनों चीज़ें किस में आता है, व्यापार विपत्र में आता है, ठीक है।
फिर है नकद एवं नकद समतुल्य, मतलब जितने भी मेरा कैश का बैलेंस होगा, जितना मेरा बैंक का बैलेंस होगा, वो सब हम किस में लिखेंगे, नकद एवं नकद समतुल्य में लिखेंगे। फिर है लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम, जैसे हमने एक तो लिया था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिया था, अब ये क्या है, लघु अवधि है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है या जो डिपॉजिट भी रखा है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखा है। और फिर है अन्य चालू परिसंपत्तियां, मतलब इसमें जो चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही है वो सब किस में चली जाएगी, अन्य चालू परिसंपत्तियां में। ठीक है, तो एक बार ये देख लो अच्छे से पूरा ये चार्ट, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलो अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, देयताएं मतलब लाइबिलिटीज़। देखो इसका मतलब होता है कि हम जब भी व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार में, देखो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास इतना सारा पैसा हो कि हम अपने व्यापार में पैसा खुद ही लगाएं। हमें कभी कभी बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, अपने मित्र से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, या फिर कभी हमें उधार माल खरीदना पड़ जाता है। तो इन सबका पैसा जो हमें चुकाना है, भविष्य में हमें जिन जिन का पैसा चुकाना है उसे हम क्या कहते हैं, देयताएं कहते हैं, लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब जैसे हमने एसेट्स में देखा था कि एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही लाइबिलिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, गैर चालू देयताएं या फिर चालू देयताएं। गैर चालू देयताएं का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और इसका मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब देखो गैर चालू देयता में कितने प्रकार आएंगे, 4 प्रकार। कौन से, दीर्घकालीन ऋण मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे हमने किसी से ऋण लिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ वापस यहाँ पे याद रखना, गैर चालू देयता का मतलब क्या है कि जो हमें 1 साल से ऊपर तक पे करना है, 1 साल के बाद भी जिसे पे करना है वो होती है मेरी गैर चालू देयता है, और जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर ही जिसका हमें पैसा चुकाना है वो होती है हमारी चालू देयता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, दीर्घकालीन ऋण लिया है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करी है, तो वो आ जाएगा मेरा गैर चालू देयता है। देखो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ दीर्घकालीन ऋण है तो यहाँ पे क्या आएगा, लघुकालीन ऋण, मतलब जो छोटे पीरियड के लिए अगर जो हमने लोन लिया हुआ है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर स्थगित कराधान देता है, यहाँ पे भी याद रखना कि हमने हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी क्या करी है, स्थगित करी है। कराधान टैक्स देता है मतलब लाइबिलिटी हमने क्या करी है, स्थगित करी है, मतलब इन फ्यूचर में जाके हम लोग क्या करेंगे, इस टैक्स की लाइबिलिटी को पे करेंगे। फिर क्या है, देखो अन्य दीर्घकालीन ऋण, कोई और अगर दीर्घकालीन ऋण होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होगी तो वो इसमें लिखेंगे। और फिर अन्य दीर्घकालीन प्रावधान, कोई भी हमें प्रावधान करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा वो हम लिखेंगे इसमें। हर बिजनेस में, हर व्यवसाय में हमें कुछ ना कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं, तो वो अगर दीर्घकालीन होंगे तो वो इसमें लिखेंगे, और लघुकालीन होंगे तो वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब देखो चालू देयता कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। लघुकालीन ऋण तुमने समझ गया, जो हमने ज़्यादा पीरियड के लिए, जो छोटे पीरियड के लिए रखा है उसको हम कहते हैं लघुकालीन। जो अन्य चालू देयताएं होंगे, मतलब जो भी और इसके अलावा और जो लाइबिलिटीज़ होगी बड़ी तो वो छोटी वो हम इसमें लिखेंगे। लघुकालीन प्रावधान मतलब जो भी छोटे पीरियड के लिए प्रावधान होंगे वो हम इसमें लिखेंगे। और एक और आता है देय विपत्र, मतलब यहाँ पे हम लोग ने जो पहले पढ़ा था, लेनदार पढ़ा था हम लोग ने, वो कहाँ पर आएगा, देय विपत्र में आएगा। ठीक है, लेनदार और बिल्स पेबल, जो भी हमें उधार का माल हम जिससे भी खरीदते हैं वो चीज़ें आएगी हमारी इसमें। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में, अच्छे से लिख लो फटाफट, ये भी कॉपी कर लो अपने बुक्स में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप कल तुम लोग को जो वीडियो मैंने सेंड करी थी वो सारी समझ में आ गई होगी। कल हम लोग ने अकाउंट्स के रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े थे, और वो डेफिनेशंस अब तुम्हें वो याद करने हैं, समझना है, हर एक का मीनिंग समझना है। ठीक है, जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी मैं तुम्हें सारे डेफिनेशंस पूछूंगा कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, शायद फ्राइडे या सैटरडे, तो उसके पहले तुम लोग तैयारी कर लेना, बिकॉज मैं क्वेश्चंस पूछूंगा डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब अपने इसमें एक क्वेश्चन दिया है जो है पेज नंबर 20 पर। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, तुम्हें डेफिनेशन अगर सारी समझ में आ गई होगी तो ये तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं और वो तुम्हें आंसर करने हैं। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो मेसर्स सनराइज ने 5 लाख रुपए के प्रारंभिक निवेश से स्टेशनरी क्रय विक्रय का व्यवसाय प्रारंभ किया।
देखो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि उन्होंने पूंजी कितनी लगाई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसने 5 लाख से ये व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो ये 5 लाख उसकी क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी। अब कौन सा बिजनेस किया है, तो स्टेशनरी क्रय विक्रय, मतलब स्टेशनरी खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है, तो इनके लिए स्टेशनरी क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जिस चीज़ को हम खरीदते हैं और बेचते हैं वो अपने लिए क्या हो जाती है, गुड्स। इस राशि में से उसने 1 लाख रुपए फर्नीचर एवं 2 लाख रुपए स्टेशनरी का सामान खरीदने पर व्यय किया। देखो 1 लाख तो क्या खरीदा उसने, फर्नीचर। ना ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, अपना संपत्ति, क्योंकि अपना बिजनेस क्या है, स्टेशनरी का। स्टेशनरी के अलावा अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। और 2 लाख का हमने क्या करा है, स्टेशनरी खरीदा है, तो 2 लाख अपने लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। हमने 2 लाख का माल खरीदा है। उसने एक विक्रेता एवं एक लिपिक की नियुक्ति की। महीने के अंत में 5,000 रुपये उसके वेतन के भुगतान किए। ये हम किसको भुगतान कर रहे हैं, लिपिक को हम भुगतान कर रहे हैं, 5,000 का वेतन दे रहे हैं। जो स्टेशनरी उसने क्रय की थी उसमें से कुछ तो उसने 1,50,000 रुपये में नकद बेची और कुछ रवि को 1 लाख रुपये उधार में बेची। ठीक है, देखो 1,50,000 का उसने नकद में बेचा है और 1 लाख का माल उसने उधार में बेचा है। इसके पश्चात उसने श्री पीस से 1,50,000 रुपये की स्टेशनरी का सामान खरीदा। मतलब उसने 2 लाख का सामान तो बेच दिया था, उसके बाद 1,50,000 का सामान और खरीदा। अगले वर्ष के प्रथम सप्ताह में अग्नि दुर्घटना हुई जिससे 30,000 रुपये मूल्य की स्टेशनरी स्वाहा हो गई, है ना। तो इसने क्या किया, देखो अगले साल कुछ आग लग गई थी इसके गोडाउन में, जहाँ पर भी इसका बिजनेस था वहाँ पे 30,000 रुपये मूल्य की स्टेशनरी क्या हो गई, स्वाहा हो गई, जल गई। 40,000 रुपये की लागत की मशीनरी के एक भाग को 45,000 रुपये में बेच दिया। या हमने 40,000 के एक मशीन को हमने 45,000 रुपये में बेच दिया है। अब तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना और ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना एक बार, और फिर अगर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें एक बार ये खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना ही है। फिर तुम क्वेश्चन करोगे ये वाला, परियोजना 1। अब ये है तुम्हारे पेज नंबर 23 पर। यहाँ पे तुम्हें कुछ मदद दी गई है, ठीक है। अब तुम्हें पहचानना है कि वो चालू परिसंपत्तियाँ है, गैर चालू परिसंपत्तियाँ है, चालू देयताएं है या फिर गैर चालू देयताएं है। ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। चालू परिसंपत्तियाँ और गैर चालू परिसंपत्तियाँ कैसे पहचानेंगे, जो हमारे पास संपत्ति 1 साल से कम तक रहती है उसे कहते हैं हम लोग चालू परिसंपत्तियाँ, और जो 1 साल से ज़्यादा रहती है उसे हम क्या कहते हैं, गैर चालू परिसंपत्तियाँ। चालू देयता है किसे कहते हैं हम, चालू देयता है वो होती है जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर उसका पैसा चुकाना होता है, और गैर चालू देयता है कौन सी होती है, जिसका पैसा हमें 1 साल के बाद भी चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें ट्रांजैक्शंस दिए हैं, वो तुम्हें पहचानना है कि कौन सा किस में जाएगा। तो ये भी एक तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। तो ये 2 होमवर्क है, ये 2 होमवर्क कंप्लीट करना। ये 2 होमवर्क कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा देखो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर हम लोग अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, ठीक है। चलो अब जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में जो थियरी पार्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। ये एक टॉपिक को समझ लेंगे क्योंकि तुम लोग 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हो और तुम जो कॉमर्स ले रखा है तुमने, ठीक है, तुम्हें जीएसटी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स तुम पढ़ रहे हो और अकाउंट्स होने के बाद अगर तुम्हें जीएसटी का नॉलेज नहीं है तो तुम्हें वो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, कभी भी तुम्हें समझो कि हो सकता है पेरेंट्स ही तुम्हें पूछ ले कि जीएसटी क्या होती है, या फिर तुम लोग टीवी में वगैरह हर वक्त न्यूज़ में देखते रहते हो कि गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट ये बढ़ा दी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या क्या टर्म्स वगैरह यूज़ होती है। तो वो आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो अभी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ना ये कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहले हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा कि ये लॉन्च कब हुआ था। ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये कब आया था, 1 जुलाई 2017, ठीक है ना। इसका एम क्या था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, याद होगा तुम्हें, ये क्या है, 1 कंट्री 1 टैक्स,
ठीक है। अब इससे देखो बेनिफिट क्या क्या हुआ हमें। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ? कंज्यूमर को हुआ है। कैसे? हम अगर समझो कोई भी अगर गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी पहले क्या थी कि हर स्टेट में अलग अलग रेट से टैक्स हुआ जाता था, ठीक है। अब क्या हो गया? वन कंट्री वन टैक्स। कोई भी गुड्स खरीदो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं से शूज़ खरीदता हूँ तो अगर शूज़ पे समझो 18% टैक्स है तो वो हर स्टेट में टैक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। भले तुम लोग दुनिया के इंडिया से कहीं पर भी परचेज कर लो, ये जो टैक्स का रेट है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। अब अलग अलग टैक्स हम लोग चार्ज नहीं कर सकते सेम प्रोडक्ट पे। तो जीएसटी में सबसे पहले क्या किया है? ये जो लिस्ट है, जितनी भी गुड्स की लिस्ट है उसकी पहले एक लिस्ट तैयार करी है और फिर उस लिस्ट को क्या करा है? अलग अलग रेट्स में डिवाइड किया है। जैसे किसी पे 1% है, किसी पे 2% है, किसी पे 5% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है और हाईएस्ट परसेंटेज कितना है? 24%। फिर गुड्स को इन सब कैटेगरी में क्या करा है? डिवाइड करा है, ठीक है। अब जैसे अगर शूज़ समझो 18% में आ रहा है तो ना कोई शॉपकीपर उसका 12% ले सकता है, ना कोई शॉपकीपर उसका 24% ले सकता है। तो अगर 18% के कैटेगरी में आ रहा है तो उसको 18% ही चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये एक बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट, जीएसटी आने से पहले अपने इंडिया में बहुत तरीके के अलग अलग टैक्सेस थे। क्या क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था पहले, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। फिर वैट चार्ज करती थी गवर्नमेंट और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग टैक्स चार्ज करती थी। इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। ना ये सब अलग अलग टैक्स को हटा के अब सिर्फ क्या ले लिया है? जीएसटी। मतलब ये अब अपने को अलग अलग टैक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? एक जीएसटी, और एक ही टैक्स सब जगह पे क्या करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अब और डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग इसके, ठीक है। अब जीएसटी कौन कौन चार्ज करेगा? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, ठीक है। अब देखो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इनकम होती थी, स्टेट गवर्नमेंट की भी इनकम होती थी। अब जीएसटी के आने के बाद यूँ नहीं होगा कि भाई ये सब पैसा टैक्स कौन लेके चला जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाए, नहीं। जितना स्टेट गवर्नमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। देखो, पहले जो टैक्सेस थे, टैक्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, सब समझना, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए समझा रहा हूँ मैं एकदम डिटेल्स में। बाकी ये तो तुम लोग आगे जाके पढ़ना ही है। तुम्हें सेकेंड ईयर में एक टैक्स का एक सब्जेक्ट है जहाँ, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी, जहाँ पे तुम लोग को टैक्स का पूरा नॉलेज होगा। लेकिन अभी एक बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी इनकम टैक्स आएगा ये हम डायरेक्टली किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स। जैसे हम लोग समझो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, और जितना भी मैंने सैलरी पे टैक्स कट रहा है वो मैं डायरेक्टली किसको पे करूँगा? गवर्नमेंट को पे करूँगा, ठीक है। या फिर समझो हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस पे जितना भी टैक्स हमको आ रहा है वो टैक्स डायरेक्टली मैं क्या करूँगा? गवर्नमेंट को पे करूँगा। क्या ऐसा है क्या कि मैंने ये किसी को दे दिया फिर वो जाके गवर्नमेंट को देगा? नहीं, ये मैं डायरेक्टली किसको पे करता हूँ? गवर्नमेंट को पे करता हूँ, इसलिए इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स। फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये भी टैक्स जाता है गवर्नमेंट के जेब में लेकिन इनडायरेक्टली, करेक्ट। जैसे तुम लोग एक शॉप में गए और शॉप से तुम लोग ने समझो कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ किया। क्या परचेज़ करोगे? तुमने समझो शर्ट परचेज़ करी, ठीक है। शर्ट है 500 रुपये की और उस पर समझो तुम्हारा 10% तुम्हारा क्या लग गया? जीएसटी लग गया। तो टोटल तुमने अमाउंट कितना पे करा? 550। ना ये जो 50 रुपीज़ तुमने टैक्स का पे करा है, तुमने ये अभी किसको दिया है? शॉपकीपर को दिया है, ठीक है। शॉपकीपर क्या गवर्नमेंट है क्या? नहीं, शॉपकीपर को दिया है तुमने। ये शॉपकीपर जाके अब ये पैसा किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। आ रहा है समझ में? तुमने टैक्स तो भरा है लेकिन टैक्स किसको दिया है? शॉपकीपर को। फिर शॉपकीपर किसको देगा? गवर्नमेंट को। मतलब ये इनडायरेक्टली ये जो टैक्स का पैसा है किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स और इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये समझ में आया? बेसिक फंडा एकदम। फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे अभी हम लोग ने देखा था कौन कौन चार्ज करता है? सेंट्रल और स्टेट, दोनों अलग अलग अपना अपना पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स करते थे।
अब वो सबको रिप्लेस करके, जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था, वो सबको रिप्लेस करके अब क्या आ गया, ओनली जीएसटी आ गया है। ठीक है, चलो ये पढ़ने के बाद अब जीएसटी को और थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखो, जीएसटी दो टाइप्स में चार्ज होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट और एक होता है इंटर स्टेट मूवमेंट। देखो अब ये होता क्या है, तुम लोग हो राजस्थान में, ठीक है, तुमने राजस्थान में रह के गुड्स तुमने कहाँ से खरीदे, राजस्थान से ही खरीदे, है ना, विद इन स्टेट खरीदे, तो विद इन स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अगर तुम राजस्थान में हो और तुमने गुड्स खरीदे मुंबई से, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट मूवमेंट। ठीक है, ऐसे समझना अच्छे से। विद इन स्टेट, अगर सेम स्टेट से हम लोग खरीद रहे और बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट मूवमेंट। और अगर हमने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा है या बाहर से खरीदा है आउट ऑफ इंडिया, तो वो किस में चला जाएगा, इंटर स्टेट मूवमेंट। ठीक है, ये समझ में आया पहले बेसिक। अब जो जीएसटी में चार्ज होता है, ठीक है, हम लोग क्या क्या लेते हैं वो भी समझ लो अच्छे से। एक तो हम लोग लेते हैं सीजीएसटी, एक हम लोग लेते हैं एसजीएसटी और तीसरा हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी। अब ये कैसे चार्ज होता है वो समझना। देखो, अगर हम विद इन स्टेट परचेज करते हैं, मतलब राजस्थान में रहकर हमने राजस्थान से गुड्स खरीदा, तो हमें क्या क्या पे करना पड़ेगा, हमें सीजीएसटी पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने समझो 1 लाख का गुड्स खरीदा है, ठीक है, और 1 लाख पे हमारा जो जीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है, 18%। अब ये 18% को क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसे क्या करेंगे, हाफ हाफ बांट लेंगे। मतलब आधा जो इसका टैक्स होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा जो टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आया। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो 9% है वो कौन लेगा, सेंट्रल, और जो 9% है वो कौन लेगा, स्टेट। मतलब इंटर स्टेट में हम लोग क्या क्या चार्ज करेंगे, इंटर स्टेट में हम चार्ज करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। करेक्ट, इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है। सी का मतलब क्या है, सेंट्रल, और बाकी जीएसटी का तुम्हें पता ही है। एस का मतलब क्या होता है, स्टेट, बाकी जीएसटी का तुम्हें पता ही है। ठीक है, और ये कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पैसा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये पैसा कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर इंटर स्टेट अगर मूवमेंट होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट किसे कहते हैं हम लोग, जब हम हैं राजस्थान में और हम गुड्स कहाँ से खरीद रहे हैं, हमारे स्टेट के बाहर से, मतलब हमने गुड्स कहाँ से खरीदा है, मुंबई से खरीदा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट मूवमेंट। और इंटर स्टेट मूवमेंट में क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, और आईजीएसटी वापस से ये भी वही होगा, चार्ज तो पहले कौन लेगा इस, अच्छा, आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे जो पैसा आएगा वो क्या करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, फिर वो जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो उसको अपना हिस्सा दे देंगे। ठीक है, चलो ये पूरा आया समझ में तुम्हें जीएसटी से रिलेटेड। याद रखना जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि तुम्हें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। जब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, उसमें तुम्हें ये सब चीज़ें याद रखनी है कि हम लोग ने विद इन स्टेट खरीदा है या फिर आउटसाइड स्टेट खरीदा है। ठीक है, इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो वो भी पूरा देख ही लेते हैं इस जीएसटी से रिलेटेड। देखो, अब तुम क्या करोगे, गुड्स को, या तो तुम गुड्स को परचेज करोगे और या तो गुड्स को सेल करोगे। ठीक है, अब परचेज करोगे तो वही हमें चेक करना है कि कहाँ से परचेज किया है, या तो विद इन स्टेट से परचेज किया है या फिर आउटसाइड स्टेट से परचेज करा है। इसमें भी सेम वैसी, सेल कहाँ किया है, या तो तुम लोग ने विद इन स्टेट ही सेल किया है या फिर आउटसाइड स्टेट में सेल करा है। अब
अगर मैं विद इन स्टेट में परचेज करता हूँ तो मुझे क्या चार्ज होगा, CGST और SGST। अब तुम लोग को ये आ गया होगा। अगर मैं आउटसाइड स्टेट से परचेज करता हूँ तो मुझे क्या चार्ज होगा, IGST। सेल में भी अगर मैंने विद इन स्टेट अगर बेचा है तो मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा, CGST और SGST, करेक्ट। और अगर मैंने आउटसाइड स्टेट बेचा है तो हम क्या चार्ज करेंगे, IGST। ये हो गया। फिर अब तुम्हें खाली क्या याद रखना है कि जब हम परचेज करेंगे तो ये CGST, SGST और IGST का अपने को क्या मिलेगा, इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम लोग इतना ही समझो कि ये मुझे क्या मिलेगा, इनपुट क्रेडिट। तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। ठीक है। और जब हम सेल करते हैं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आउटपुट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत है ये तुम लोग को गुड्स एंड सर्विस टैक्स में समझने के लिए। ये पूरा जो भी लिखा है हमने, एक बार तुम लोग इसको अपने बुक्स में नोट भी कर लेना और समझ भी लेना अच्छे से। ठीक है, ये 3 चीज़ है। गुड्स में फिर भी याद रखना, जब हम परचेज करेंगे तो क्या याद करना है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। सेल्स के लिए क्या याद रखेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, करेक्ट। ये सब याद रखना। मैं तुम्हें ऑनलाइन क्लास में पूछूंगा, CGST का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, S का मतलब क्या होता है, स्टेट, और I का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये अब तुम्हें मैं ये पूरा मैंने तुम्हें इंग्लिश में ही सिखाया, बिकॉज जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमें यही वर्ड्स याद रखने होंगे, इनपुट और आउटपुट और CGST SGST। इसीलिए तुम लोग इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।